बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 आपको मैं करवा रही हूँ। 2023 का जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर है, इसमें फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स। सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसके आपने आंसर्स जो है वो देने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करना, उसकी कंडीशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर डिफाइन करना है। और थ्री डिफरेंस आपने जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स के और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के शो करने। सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एनी रिस्क ऑफ रेडिएशन हैजर्ड्स, ये आपने बतानी है। वन डिवाइस यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, फाइंड द डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। बहुत सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि शॉर्ट में आए हुए हैं। तमाम क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपकी बुक में तमाम क्वेश्चंस जो है वो मौजूद है। आप जो है वो तमाम क्वेश्चंस के आंसर, या फिर अगर आपके पास जो है वो आप जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी आपके पास स्कूल से आपका जो है वो ताल्लुक़ होगा, वहाँ तमाम क्वेश्चंस आपको उम्मीद करती हूँ करवाए गए होंगे। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं करवा रही हूँ, ताकि जो है वो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मिस हमारा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया जाए। तो देखें, तमाम बच्चों के जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर तो मैं सॉल्व नहीं करा सकती, बट जो मेन है सब्जेक्ट्स फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इनके मेरी कोशिश होगी कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपको जो है वो ये प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 7 से जो है ना आपके पास न्यूमेरिकल्स स्टार्ट है, और न्यूमेरिकल्स भी इस तरह से कि और करके भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो मैं इसको भी 7 नाम दूंगी। 7 पार्ट 1, 7 पार्ट 2, 7 का ए, 7 का बी। ठीक है, इस तरह 7 ABC करके हम नाम दे लेंगे। ये 7 का ए कह लें, ये 7 का बी कह लें। ठीक है, इसी तरह ये 8 का ए, ये 8 का बी, और ये 8 का सी। 9 का ए, 9 का बी, एंड देन 10 का ए, 10 का बी, एंड 10 का सी। इसी तरह 11 को भी नाम दे लेंगे, ताकि जब हम करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब 7A भी आपको न्यूमेरिकल्स गिवन है। 7 में आपसे कह रहे हैं ए में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द कार्बन 14 एटम्स इन अ सैम्पल ऑफ कार्बन 14 टू डिके। आपसे कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा आपके पास कार्बन 25 मतलब कार्बन 14 जो है आपके पास, उसको डिके होने में 25% जो है वो डिके हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपल एक चीज़ गिवन है, जस्ट 25%। कार्बन 14 का यहाँ पर आपको जो है हाफ लाइफ भी नहीं दी गई, तो वो भी हमें जो है वो याद रखनी है कि आपके पास हाफ लाइफ कार्बन 14 की होती है 5730 ईयर्स। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हमें मालूम है, हम जस्ट उन्हें डेटा में मेंशन करेंगे, देन फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए नीड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करें, तो गिवन दैट क्या क्या है हमें डेटा में। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर 25% है। ठीक है, अब 25% कौन सा अमाउंट है? 25% आपके पास वो अमाउंट है जो कि आपके पास कार्बन 14 में से डिके हो रहा है। तो कार्बन 14 का टोटल अमाउंट कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पहले मैं फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, ताकि फिर मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देती हूँ तमाम चीज़ें। तो हमारे पास जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल्स टू ए बी की एक्सपोनेंट t अपॉन t हाफ। ठीक है, हम ये यहाँ पर फॉर्मूला को जो है वो यूज़ करेंगे। आपके पास बुक में भी जो फॉर्मूला यूज़ करवाए गए हैं, मैं उसके भी अकॉर्डिंग आपको अगर आप कहेंगे तो करवा देती हूँ, ताकि आप दोनों मेथड में से जो आपको ईजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर y क्या है? तो y आपके पास है फाइनल अमाउंट जो कि आपके पास बचेगी रिमेनिंग। y इज़ इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब फाइनल अमाउंट है, और a जो है वो है आपके पास इनिशियल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या होगी आपके पास? तो देखें, इनिशियल अमाउंट आपको ए कितना दिया हुआ है, तो ए आपके पास यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट है वो होगा स्टार्टिंग में 100। क्यों होगा 100? क्योंकि भाई अमाउंट जो है वो टोटल तो 100% है ना कार्बन, जब वो टिके हो रहा है 25%, तो फाइनल अमाउंट कितना बचेगा आपके पास? वो बचेगा आपके पास 100 माइनस 25 करने के बाद
वो बचेगा आपके पास यहाँ से 75%। ठीक है, टोटल अमाउंट था 100%। 100% में से 25% को माइनस किया, 75% आपके पास अमाउंट बचा फाइनल। ठीक है, जो कि रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्या है, बी जो है वो आपके पास हाफ लाइफ है, यानी आप बस यूँ कह लें कि बी जो है वो आपके पास जो डीके हो रहा है आपके पास वो है, और डीके हो रहा है यहाँ पर या ग्रोथ हो रही है वो उसको शो कर रहा होता है। डीके हो रही हो या ग्रोथ हो रही हो वो उसको शो कर रहा होता है यहाँ पर। टी आपको पता है टी टाइम है, जो कि आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा आपके पास। तो टी आपने करना है फाइंड आउट, और टी हाफ कार्बन की हाफ लाइफ आपको पता है 5730 ईयर्स है। ठीक है, तमाम चीज़ें फॉर्मूले की यहाँ पर हमें पता है, हम तो फॉर्मूले को जस्ट अप्लाई करेंगे कि y इज़ इक्वल्स टू ए बी की एक्सपोनेंट टी अपॉन टी हाफ। y आपके पास आया है 75। ठीक है, परसेंट यूज़ नहीं करेंगे। a है आपके पास 100, b जो है वो आपके पास होता है हाफ, एंड t टाइम आपने फाइंड आउट करना है, और टी हाफ आपके पास है 5730। तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल्स टू हाफ टी अपॉन 5730। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 75 से, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये तो हो गया 0.75 इज़ इक्वल्स टू हाफ टी के एक्सपोनेंट। अब आपने टी फाइंड आउट करना है भाई। टी अब आपने यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है, तो इसको हमें मतलब बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग के फॉर्मूले को हम के अकॉर्डिंग पहले मैं लिख दूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने लॉग ले लेना है। ठीक है, लॉग 0.75 इज़ इक्वल्स टू लॉग हाफ टी के एक्सपोनेंट 5730। अब हम जानते हैं, वी नो दैट लॉग m की एक्सपोनेंट n हो तो वो हो जाता है n log m। एक्सपोनेंट होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे t अपॉन 5730 पहले आ गया, और यहाँ पे लॉग हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5। लॉग 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो लॉग 0.75 डिवाइडेड बाय लॉग 0.5 इज़ इक्वल्स टू टी अपॉन 5730। अब टी हमें फाइंड आउट करना है 5730, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो टी इज़ इक्वल्स टू लॉग 0.5 7.5 भी मालूम कर लेंगे, लॉग 0.75 माइनस 0.1249 डिवाइडेड बाय लॉग 0.5 माइनस 0.3010। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5730, यहाँ डिवाइड करता वहाँ जाके लॉग 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो टी आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1249 डिवाइडेड बाय 0.3010 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे 5730 से, आपके पास आ गया यहाँ पे 2378, 2378। तो ये वो टाइम होगा आपके पास जिसमें वो आपके पास इतना जो है वो डीके हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ मेंशन करेंगे 2378 ईयर्स टेक फॉर 25% ऑफ कार्बन 14 एटम in a sample of carbon 14
टू डिके। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास मेथड था, ठीक है। ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी की एक्सपोनेंट टी अपॉन टी हाफ, ये फॉर्मूला है। आपने इसके अकॉर्डिंग वाई फाइनल अमाउंट होता है, ए इनिशियल अमाउंट होता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसी का आपके पास एक और मेथड होता है, ठीक है, जिससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ सेकेंड मेथड, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो ये इजी लगेगा और कुछ बच्चों को वो इजी लगेगा, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, देखिए डेटा बनाते हैं। टाइम आपको क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास सैंपल दिया हुआ है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ सैंपल आपके पास गिवन है 25%, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 14, तो उसे कहेंगे टी हाफ, वो आपके पास होती है 5730 ईयर्स, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब इसमें हमने करना क्या क्या होता है, तो देखिए मुख्तलिफ आपके पास फार्मूलाज हैं। सबसे पहले आपके पास होता है एक फार्मूला कि x इज़ इक्वल्स टू हाफ की एक्सपोनेंट n। ये फार्मूला आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आपके पास भाई कितनी हाफ लाइफ्स हैं, n आपके पास आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके देगा। इससे हम n फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि हमें x मालूम है, और फिर n से हम फाइंड आउट कर सकते हैं t, क्योंकि टाइम आपके पास बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय t हाफ के, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से दो फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो x वो अमाउंट होता है जो कि आपके पास अमाउंट बचता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो x आपने मालूम करना है, तो x मालूम करने के लिए आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा कार्बन का, तो टोटल अमाउंट होगा आपका कार्बन का 100, और उसमें से जब आप ये अमाउंट जो है वो परसेंटेज सैंपल का माइनस कर देंगे 25%, तो x आपके पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से 75%, ठीक है। इस तरह से आपके पास x आपने फाइंड आउट कर लेना है हर उसके लिए ना। जब आपने x फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास ये परसेंटेज में है, इसको जो है वो सिंपल हम चेंज करेंगे, तो x इज़ इक्वल्स टू 0.75 हो जाएगा। ये परसेंट हटाएंगे तो परसेंट आएंगे, नीचे 100 लगेगा, 100 से करेंगे सिंप्लीफाई तो 0.75 आ गया। जिन बच्चों को नहीं पता चले मैं लिख देती हूँ। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगता है, 2 0 है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, x आ गया आपके पास। नाउ x अब मालूम है, अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता चलेंगी आपको n से, तो x आपके पास है, x इज़ इक्वल्स टू हाफ n, x से 0.75 हाफ एज इट इज़, n आपने करना है फाइंड आउट। अब फिर एक्सपोनेंट फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग ले लें, लॉग 0.75 लॉग हाफ की एक्सपोनेंट n। अब आप जानते हैं n लॉग m की एक्सपोनेंट n हो तो n लॉग m हो जाता है, तो लॉग 0.75 इज़ इक्वल्स टू n लॉग हाफ, ठीक है। n पहले आ गया, अब n फाइंड आउट करना है, लॉग हाफ या मल्टीप्लाई करें और जाके डिवाइड करेगा, लॉग हाफ मीन्स लॉग 0.75 इज़ इक्वल्स टू लॉग 0.5 इज़ इक्वल्स टू n। n इज़ इक्वल्स टू लॉग 0.75 की वैल्यू मालूम करेंगे, ये आ गई आपके पास -1.124, और लॉग 0.5 की वैल्यू आई आपके पास -0.3010, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड आपके पास आ गया 0.124
डिवाइडेड बाय 3.3010, ये आपके पास आ गया 0.4149 एन आ गया। अब एन की हेल्प से आप मालूम कर लेंगे टी। नाउ फाइंड टी। टी मीन्स टाइम, आपने वो मालूम करना है जिसमें आपके पास ये 25% डिके हो जाएगा। तो एन आपके पास आ गया है 0.4149 है, ठीक है। 4149 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ है 5730, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5730, आपके पास आ गया 2378 ईयर्स। दोनों से आंसर सेम आना है आपके पास। आपको जो मेथड इजी लग रहा है, जो फॉर्मूला इजी लग रहा है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये तो था आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट 7 का ए। अब पार्ट 7 का न्यूमेरिकल बी देखें तो बी में आपके पास है स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2.0 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप है वायर का जिसका जो है वो आपके पास साइड एक है 2.0 सेंटीमीटर की, और वो कैरी कर रहा है 2.0 एम्पियर ऑफ करंट। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7 टेस्ला टेक्स एन एंगल ऑफ, ये है 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द लूप। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। आपके पास टॉर्क क्या होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम डेटा बना लेते हैं। तो गिवन दैट गिवन है हमें स्क्वायर लूप ऑफ वायर है आपके पास, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, 4 साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड है 2.0 सेंटीमीटर के, ठीक है। और करंट कैरी कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइड इज इक्वल्स टू 2.0 सेंटीमीटर। करंट आपके पास जो है वो है आई के इक्वल, और वो है 2.0 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं बी से, वो है 0.7 टेस्ला, ठीक है। और एंगल ऑफ 30 डिग्री आपके पास है, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है, तो आप फॉर्मूला सिंपल सा आप जानते हैं। अब हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आई बी ए कॉस थीटा के। आई आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, ए आपको नहीं मालूम, तो ए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और ए का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल या एल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास एल स्क्वायर है, एल आपके पास गिवन है यहाँ पर इन सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर। अब ये आ गया मीटर में, तो आपने क्या करना है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास आ गया 0.0004, 0.0004, ठीक है। ये आ गया मीटर में, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई है आपके पास 2, बी है आपके पास 0.7, ए है आपके पास 0.0004, और कॉस थीटा है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अब आपने यहाँ पर तब कॉस 30 की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है। 2 को मल्टीप्लाई कर लें 0.7 से, 0.7 को मल्टीप्लाई कर लें 0.0004 से, तो ये आ गया 0.00056 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री।
cos 30 डिग्री फाइंड आउट करें तो 0.000056 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू आएगी 0.8660। ठीक है मेरी, ये आपके पास वैल्यू है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 0.00056 से, तो आपके पास आंसर आ गया टॉक इज इक्वल्स टू 0.0004849। अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.849 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ -4, क्योंकि आपने छोटे यूनिट से जो है वो छोटे से बड़ा किया है। ठीक है, और टॉक की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था पार्ट 7 का बी पार्ट। ठीक है, पार्ट 8 कर लेते हैं। पार्ट 8 है आपके पास, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब फोकल लेंथ जो है वो कॉन्केव लेंस की 20 सेंटीमीटर है और वो इमेज फॉर्म कर रही है, इमेज बना रही है 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, आपने पावर ऑफ लेंस भी मालूम करनी है। फाइंड हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन फ्रॉम द लेंस, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी मालूम करनी है, यानी पी को भी फाइंड आउट करना है। एफ गिवन है, क्यू गिवन है, पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी है एंड पोजीशन ऑफ लेंस यानी पी भी फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं इसको भी। गिवन दैट, आपको गिवन क्या क्या है, कॉन्केव लेंस है। अच्छा, यहाँ लेंस आना है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो आपके पास है, इमेज डिस्टेंस, अच्छा इसको एफ से शो करेंगे। इमेज डिस्टेंस आपके पास गिवन है, यानी क्यू गिवन है आपके पास 15 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस आपने फाइंड आउट करनी है, एंड पावर ऑफ लेंस के अलावा आपने फाइंड आउट करना है ऑल्सो हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब आप जानते हैं जो इमेज होती है वो क्यू होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पी होता है। ठीक है, ये आपने करना है फाइंड आउट। अब यहाँ पर सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें तो सोल्यूशन में याद रखिएगा, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो आप यहाँ पर जो है वो फोकल लेंथ को जो है वो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप लेंगे -20 सेंटीमीटर। तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p + 1/q। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब फोकल लेंथ को हमने लेना है नेगेटिव, तो हम यहाँ शो करेंगे फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव बिकॉज लेंस इज कॉन्केव। अब फोकल लेंथ तो हमने नेगेटिव ली है, मगर यहाँ पर हमें क्यू भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस में आपके पास जो इमेज बनती है वो भी जो है वो दूसरी साइड पे बनती है, तो नेगेटिव होती है। इमेज को भी नेगेटिव कंसिडर करते हैं, एंड इमेज इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव। तो ये भी हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, तो ये वहाँ जाके आपके पास
यहाँ पे लेंगे, हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल्स टू माइनस Q एंड F इज़ इक्वल्स टू माइनस F। तो F भी माइनस F हो गया, ठीक है, और Q को भी माइनस ले लिया। अब दोनों नेगेटिव हैं और ये बीच की माइनस की साइन है, तो ये माइनस माइनस हो गई अब प्लस, और ये हो गया 1/50। मेरे पास यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है। 1/-20 माइनस 1/15, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 20 और 15 का आपने ऐसे एलसीएम लेना है। 20 15, 2 10s are 20, 15 as it is, 2 5s are 10, 15 as it is, 3 5s are 15, 5 as it is, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 to the 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 20 3s are 60 माइनस 15 4s are 60। इसको तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया था, तो ये आपके पास हो गया +4 माइनस 3 1/60। ये आ गई आपके पास Q की वैल्यू, P की वैल्यू। तो ये 1/P की वैल्यू आई है आपके पास +1/60। 60 ऊपर चला गया, P भी ऊपर चला गया, तो उस P की वैल्यू आ गई 60। तो ये आपके पास आ गया P का आंसर 60 सेंटीमीटर। आपके पास जो है वो इमेज का डिस्टेंस होगा। अब आपने पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर ऑफ लेंस P इज़ इक्वल्स टू, पावर ऑफ लेंस आपके पास बराबर होती है 1/f के फोकल लेंथ के, ठीक है, 1/f के, यानी फोकल लेंथ के उसके, किस तरह कहेंगे, क्या आप कहेंगे, पावर बराबर होती है 1/f के। तो f तो आपको पता है, तो f पुट कीजिए, f है आपके पास 20, तो 1/20, 1/20 आपके पास आ गया 0.05, ठीक है। अब पावर की यूनिट होती है आपके पास डायऑप्टा, तो ये आपके पास हो गया सिंप्लीफाई। आप सिंपल डी भी लिख सकते हैं डायऑप्टा के लिए। दिस इज़ द आंसर। ये था आपके पास पार्ट 8 का ए। अब हमारे पास पार्ट 8 का बी है। नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक्स विद द पेंडुलम मेजरिंग out the passing of a second, what length of the pendulum is required to have a period of 1 second। अब आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है, उसका पीरियड आपको गिवन है 1 सेकेंड है, ठीक है, और आपने लेंथ मालूम करनी है पेंडुलम की। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये आपकी बुक की वर्क एग्जाम्पल से लिया गया है। तो इसमें आपको गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपको सबसे पहले व्हाट लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, तो आपने गिवन दैट में लिखना है यहाँ पर लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, यानी एल आपने फाइंड आउट करना है। और जो आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है पेंडुलम का वो है 0.1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड दिया हुआ है, 0.1 नहीं 1 सेकेंड दिया हुआ है, पासिंग आउट ऑफ अ सेकेंड, तो ये है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड आपको दिया हुआ है। और जी की वैल्यू दी हुई, क्योंकि इसमें आपके पास डेटा कुछ भी जो है ना आपको गिवन ना हो, जस्ट आपको यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन हो तो आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले के अंदर तमाम वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको सारी की सारी याद रखनी होती हैं। तो फॉर्मूला आपके पास होता है T इज़ इक्वल्स टू 2π √L/G, ठीक है। टी आपको पता है, पाई आपको पता है, जी आपको पता है। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन कर दें, पाई इज इक्वल्स टू 3.142 टाइम पीरियड। अच्छा, हमें मालूम करना है एल ना, तो एल को रूट से बाहर निकालना होगा। आप पहले जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ, 1 2 पाई की जगह 3.142, एल मालूम करना है, जी 9.8, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के 1 से डिवाइड होगा।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 6.284 यहाँ मल्टीप्लाई करे इधर आके डिवाइड करेगा तो 1 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया आपके पास 1 से डिवाइड करके 0.1591। अब आपने स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा। 9.8 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके स्क्वायर के साथ, तो ये है 0.0253 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इक्वल्स टू L। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो ये आ गया आपके पास 0.248 यानी कि 0.25 अप्रॉक्स। और लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर होती है। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये था आपके पास पार्ट 8 का बी। अब आपके पास पार्ट 8 का सी गिवन है, अ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट सप्लाई इनटू 6 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट्स को सप्लाई कर रहा है 6 वोल्ट सप्लाई में, यानी वो कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट्स को 6 वोल्ट्स में। सिंपली इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज 2200, अगर प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2200 है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अब आपने सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन दैट अब वोल्ट्स हैं तो इसे हम शो करेंगे V से। अब ये आपके पास जो है वो किसके नंबर ऑफ वोल्ट्स हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ वोल्ट्स हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर मालूम करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। आपने नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करने हैं सेकेंडरी कॉइल के, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो देखें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मीन्स आपने NS मालूम करना है। अब आपके पास यहाँ पर NS मालूम करना है, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास VP जो है या ना, ये जो वोल्टेज आपके पास दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल का वो ज़्यादा है, तो वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल का कम है, तो इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके पास सेकेंडरी कॉइल की वो भी कम होंगी। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ दी हुई है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास 2200। इसी तरह वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल है आपके पास 220 वोल्ट्स, और वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल आपके पास है 6 वोल्ट्स। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है आपके पास ये वाला। वी नो दैट, अच्छा मैंने इसको मेंशन नहीं किया, ये था VP और ये था VS। वी नो दैट कि हम जानते हैं NP ओवर NS बराबर होता है VP ओवर VS के। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है NS, तो NS वहाँ चला जाएगा, ये सब इधर आ जाएंगे, यानी आपके पास NP ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, VS मल्टीप्लाई होगा, VP वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के डिवाइड होगा, NS यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला अरेंज हो गया। NS इज इक्वल्स टू NP की वैल्यू है आपके पास 2200, VS की वैल्यू है आपके पास 6,
वीपी की वैल्यू है आपके पास 220 और करें अगर हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड तो 2200 को मल्टीप्लाई करें 6 से और डिवाइड करें 220 से तो आगे आपके पास यहाँ से 60। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपके पास होंगी 60। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप। आपके पास कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे क्रॉस 50 किलो ओहम्स की रेजिस्टेंस से व्हेन हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पियर, जिसका करंट 300 माइक्रो एम्पियर है। सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके पास वोल्टेज आपने करना है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप। वोल्टेज आपने करने हैं फाइंड आउट, जबकि गिवन है आपको रेजिस्टेंस आपको गिवन है 50 किलो ओहम्स की। ठीक है, अब किलो जो है ना वो आप जानते हैं 10⁻³ होता है 3। ठीक है, किलो की जगह हमने 10⁻³ यूज़ कर लिया। इसके बाद आपके पास जो गिवन है वो है करंट। तो करंट भी आपके पास गिवन है 300 माइक्रो एम्पियर में। अब माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻6 होती है। माइक्रो मीन्स क्या मैं लिखवा देती हूँ, के मीन्स किलो, किलो मीन्स 10⁻3। ये प्रीफिक्सेस आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी। और माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। आपने मालूम करना है वोल्टेज, तो आपको फॉर्मूला पता है V इज़ इक्वल्स टू IR। V इज़ इक्वल्स टू IR। वोल्टेज आपने फाइंड आउट करना है। I है आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो वोल्टेज आ जाएगा आपके पास यहाँ से 300 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाई 5 एक्सपोनेंट 3। यहाँ पर 50 मौजूद है, 50। तो इसमें आपके पास हो जाएगा यहाँ से 15 वोल्ट्स आपके पास जो है वो वोल्टेज आ जाएगा। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल था। इसका पार्ट बी है आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, waves on a swimming pool propagate at 0.90 meter per second. If we splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds. How far away is the other end of the pool? आपसे कह रहे हैं जो स्विमिंग पूल की वेव्स हैं प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है, यानी वेलोसिटी से मूव करती हैं 0.90 मीटर पर सेकंड की। अगर आप एक एंड पे वाटर को स्प्लैश करें तो वो दूसरे एंड पे जाकर जब वापस आएगा तो वो 30 सेकंड में वापस आएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए दूसरा एंड कितनी दूरी पर है या कितनी दूर है आपके पास मौजूद। तो यहाँ पर आपके पास गिवन जो मौजूद है डेटा में बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। गिवन दैट है आपके पास वेलोसिटी जो कि है 0.90 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपके पास जो टाइम गिवन है, ठीक है, वो है 30 सेकेंड। अब ये वो टाइम है जब देखें भाई वेव यहाँ से आपके पास, ये पूल है आपके पास, ठीक है, वेव ने आपके पास जाना शुरू किया। तो अब वेलोसिटी तो इसकी ठीक है, लेकिन जो टाइम इसका दिया वो रिटर्न बैक यानी कि वापस आने का दिया। आपने यहाँ से आपने स्प्लैश किया और पानी जो है वो वेव्स की सूरत में गया और फिर वो वापस जो है वो आपके पास यहाँ पर आके जब टकराया तो वो आपके पास 30 सेकेंड्स में आया, ठीक है। तो ये वो टाइम है जो आपके पास टू वेव्स का, यानी जाने का भी आने का भी। डिस्टेंस आपको एक ही साइड का पूछा है,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, टाइम निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना है 30 को 2 से, तो आपके पास सिंपली टाइम आ जाएगा 15 सेकेंड। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी एस आपने करना है फाइंड आउट। तो आप जानते हैं एस इज इक्वल्स टू वी टी वेलोसिटी है 0.90 और टाइम है 15 सेकेंड। तो 0.90 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपके पास आ गया है 13.5। तो डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 13.5 मीटर। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल से न्यूमेरिकल्स भी आपके पास दिए हुए हैं, काफ़ी कुछ हैं थोड़े से आपके पास लेंदी, बट काफ़ी सारे बहुत ही इजी हैं। बस समझना है आपने कि आपने क्या फाइंड आउट करना है और आपको क्या गिवन है। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, A ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 meters per second. The speed of sound in seawater is 1480 meters per second. Calculate the depthness of the submarine. अब आपके पास है शिप जो है ना वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस यूज़ करती हैं सबमरीन वगैरह में उसकी डेप्थ को नापने के लिए कि आपके पास सबमरीन जो है वो कितनी डेप्थ पे मौजूद है। ठीक है, तो शिप से आपके पास जो है वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस निकलती हैं। ठीक है, वो निकल के जो है वो सबमरीन से टकरा के वापस जो है वो जब जाती हैं शिप तक, तो आपको यहाँ पर बताया गया है तो उसे डिस्टेंस मालूम हो जाता है असल में। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पर जो गिवन है आपसे कह रहे हैं कि साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी, साउंड पल्स को ट्रांसमिट किया गया समंदर में। इको जो है वो आपके पास रिसीव हुई 40 मीटर सेकंड के बाद, सॉरी मिली सेकंड के बाद। ये एम जो है वो मीटर नहीं है ना मिली वो है, ये मिली सेकंड है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड वाटर, साउंड के अंदर अगर स्पीड है 1480 मीटर पर सेकेंड आपके पास साउंड की, तो आपने सबमरीन की डेप्थनेस मालूम करनी है, यानी सबमरीन कितनी दूरी पर है ये आपने मालूम करना है। ये भी सिंपल इसी न्यूमेरिकल जैसा है आपके पास। सेम न्यूमेरिकल है, इसमें आपके पास गिवन है यहाँ पर आपके पास रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर मैंने पर लगा दिया है। ये आपके पास 40 मिली सेकेंड टाइम गिवन है, 40 मिली सेकेंड जो है वो टाइम है। अब मिली सेकेंड है, मिली मीन्स होता है आपके पास 1000, यानी 10⁻³ -3 सेकेंड। अब -3 है तो 10⁻³ का मतलब होगा आपके पास, इसको 1000 से सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 0.04। अब ये आ गया 0.04 टाइम। लेकिन आपके पास अगर हम देखें तो भाई शिप जो है वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस यूज़ कर रही है सबमरीन की डेप्थ को नापने के लिए। तो बिलफर्ज जैसे ही अब आपके पास शिप है, ठीक है, और यहाँ पर है सबमरीन नीचे आपके पास मौजूद। तो सबमरीन को जब आपके पास ये आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं एंड द इको जो है वो आपके पास रिसीव हो रहा है 40 मिली सेकेंड के बाद। तो मिली सेकेंड का जब ये रिसीव हो रहा है तो ये वो टाइम है जब आपके पास साउंड आकर वापस भी जा रहा है, तो साउंड डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये अब आपके पास टाइम आ गया, इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आएगा जो ये डबल आपके पास जो है वो कवर करेगा। तो ये है आ जाएगा आपके पास 0.02, t इज इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.02 सेकेंड। ये वो टाइम है जो सबमरीन तक जाने में अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ होगा। ठीक है, अब ये तो टाइम आ गया, बट
साउंड जो है वो आपके यानी वेलोसिटी आपको गिवन है सी वाटर के अंदर 1480 मीटर पर सेकेंड। आपने सबमरीन की डेप्थनेस मालूम करनी है, यानी सबमरीन कितनी दूरी पर वाक़ है आपने ये मालूम करना है, यानी डिस्टेंस मालूम करना है सबमरीन का डी। ऐसे नाम दे रहे होते हैं हम, ये हमने मालूम करना है। और हम जानते हैं एस इज़ इक्वल्स टू वी टी होता है आपके पास वी इंटू टी। वी आपके पास है 1480 और टाइम है 0.02। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 को 1480, तो आपके पास ये आ गया यहाँ से 29.6 मीटर। ये वो आपके पास डिस्टेंस होगा जो कि सबमरीन का शिप से होगा। ठीक है, ये था आपके पास 9 का पार्ट बी, 10 का पार्ट ए। अब इसके बाद 10 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। 10 का पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं 3 रेजिस्टर्स 4 ohms, 6 ohms and 12 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ में कनेक्ट है, इट मीन्स कि आपके पास साथ साथ मैं बनाती जाती हूँ। सीरीज़ का मतलब होता है आपके पास इस तरह से कनेक्ट है, ये सीरीज़ है। सीरीज़ में कनेक्ट है आपके पास 3 रेजिस्टर्स जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ohms, 6 ohms और 12 ohms है। अक्रॉस एन ईएमएफ सोर्स ऑफ 6 वोल्ट्स, और ईएमएफ सोर्स जो है वो 6 वोल्ट है, यानी वोल्टेज 6 वोल्ट है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और आपने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मालूम भी पोटेंशियल डिफरेंस करना है। ठीक है, अब अगर हम बनाएं इसमें गिवन क्या क्या है हमें, तो गिवन है रेजिस्टेंस जो है वो 3 रेजिस्टर्स की गिवन है 4 ohms, 6 ohms, 12 ohms। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपके पास आपको गिवन है R1 4 ohms, R2 6 ohms, R3 12 ohms, और जो वोल्टेज आपके पास अक्रॉस द ईएमएफ सोर्स है वो है 6 वोल्ट्स। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V1, V2, V3 आपने करना है फाइंड आउट। अब किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई हमें क्या करना होगा। अब आपके पास एक सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में कनेक्ट होने का मतलब बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि सीरीज़ में आपके पास फ्रैक्शन के फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते, सिंपल फार्मूलाज। यानी आपने अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू आर ई, तो आर ई इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो RE 4 प्लस 6 प्लस 12, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 10 और ये 22 ओहम्स आ गई आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। अब इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें वोल्ट्स दिए हुए, तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से हम करंट मालूम करेंगे, और जब करंट मालूम हो जाएगा तो फिर उसकी मदद से हम करंट और रेजिस्टेंस की मदद से हम क्रॉस ईच रेजिस्टर जो है वो क्या मालूम कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने I फाइंड आउट करना है, R या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो I इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R। V 6 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 22, 6 डिवाइडेड बाई 22 करें, यह आ गया 0.2727 करंट आ गया एम्पेयर में। अब आपके पास ये करंट भी आ गया आपके पास, सिंपल अब आप मालूम कर सकते हैं। नाउ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस
across each रजिस्टर। अब ईच रजिस्टर का मतलब है हर रजिस्टर की आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है, तो आपका फॉर्मूला V इज़ इक्वल्स टू IR से हो जाएगा V1 इज़ इक्वल्स टू IR1। तो V1 इज़ इक्वल्स टू IR1 यहाँ पर है, तो ये आपके पास है V1 है मालूम करना, I है 0.2727 और R1 है आपके पास 4। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.2727 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गई 1.090। इसी तरह V2 इज़ इक्वल्स टू IR2, I है आपके पास 0.2727 और R2 है 6, तो 0.2727 मल्टीप्लाई बाई 6 1.636। इसी तरह V3 इज़ इक्वल्स टू IR3 0.2727 और R3 है 12। 0.2727 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास 3.27, तो ये आ गया आपके पास हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से आपने सिंपली फाइंड आउट करना होगा। आपके पास अगर ये क्वेश्चन दे देते आपको पैरेलल, तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो पैरेलल है मौजूद, तो पैरेलल के लिए आपने क्या करना होता है, फ्रैक्शन के फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा इसमें से जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगर पैरेलल के लिए होता तो फ्रैक्शन वगैरह फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता आपने। ठीक है, बाकी सारा सेम है, बहुत जो है वो इजी से न्यूमेरिकल आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। अब इसका पार्ट सी मौजूद है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। आपसे कह रहे हैं जो डिस्टेंस है वो आपके पास स्पेस में मेजर किया जा रहा है लाइट ईयर्स में। ठीक है, लाइट ईयर्स में द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल, जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रही है 1 ईयर में, तो आपने फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में जो है वो बताना है लाइट ईयर के। 1 ईयर के डिस्टेंस को आपने लाइट ईयर मतलब 1 ईयर के डिस्टेंस को आपने सिंपली बताना है किलोमीटर में, यूँ समझ लें। अब इसमें आपको गिवन क्या क्या मौजूद है, डेटा देखा जाए तो कुछ भी आपको गिवन नहीं है, सब कुछ आपने खुद से लिखना है और आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। भाई टाइम जो है वो आपके पास दिया हुआ है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का टाइम है और 1 ईयर में आपको पता है कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये आपने पता करना है कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो सिंपली हमें पता है 365 डेज़ होते हैं 1 ईयर में। 365 डेज़ में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह हम जाते हैं ईयर को टाइम को लेके सेकंड्स में, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आपके पास आ गया है। इसको हम चेंज कर लेंगे साइंटिफिक में ताकि हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड्स, 3.153 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड्स, ये आपके पास टाइम आ गया इन सेकेंड्स में। अब टाइम आ गया, वेलोसिटी आपको लाइट की पता है, वेलोसिटी की जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपने वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, अब ये आपके पास सेकंड में आ गया, ये आपके पास मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो यहाँ पर अब आपने मालूम कर लेना है कि आपके पास डिस्टेंस किलोमीटर में कितना आएगा। पहले हम डिस्टेंस को मालूम करेंगे, देन फिर उसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन करें,
S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। वेलोसिटी है आपके पास, अब आपने वेलोसिटी रखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ और टाइम रखेंगे 3.153 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। डिस्टेंस मालूम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 9.46 एक्सपोनेंट 15। अब ये आपके पास डिस्टेंस आ गया मीटर में। अब मीटर से आपको कह रहे थे कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, आपने डिस्टेंस मालूम करना है इन किलोमीटर। अब किलोमीटर मीटर से आपने जाना है किलोमीटर में। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। मीटर आपके पास जो है वो किलोमीटर, 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो आपने यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा इसे 1000 से सिंपली, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 1000 कर लें। 3 एक्सपोनेंट कम कर दें बस सिंपल, यहाँ से 3 जीरो है ना 10⁻3, तो माइनस जाके 10⁻3 माइनस कर दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 12 किलोमीटर, यह आ गया आपके पास डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये था पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी, जो कि मैंने आपको कराया डिस्टेंस इन स्पेस वाला। आई होप आपको तमाम न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। इजी न्यूमेरिकल है आपके पास, बस कन्वर्जन है कि किसको मीटर में करना है, किसको मिली एम्पेयर सेकेंड है, कौन आपके पास माइक्रो एम्पेयर है। तो बहुत सारी कन्वर्जन्स आपको दी हुई है, न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ये था आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट 10 का सी। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल रिमेनिंग है वो है 11 और 12, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास पार्ट 11 में आपसे कह रहे हैं फाइंड कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। आपने कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कूलम रिपल्सिव फोर्स फाइंड आउट कीजिए, यानी आपने F फाइंड आउट करना है। अब रिपल्सिव फोर्स क्यों है, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो क्या होती, अट्रैक्टिव फोर्स मालूम करने को कहते हैं। रिपल्सिव फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है एक दूसरे से। तो सिंपल, आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, तो देखिए सिर्फ आपको डिस्टेंस गिवन है कि आपके पास जो दोनों का फासला है, जो रेडियस आपके पास है वो है आपके पास 1 मीटर। सिंपल, ये आपके पास गिवन है। अब आपको मालूम क्या करना है, कूलम रिपल्सिव फोर्स मालूम करनी है F। अब ना चार्ज गिवन है लेकिन इलेक्ट्रॉन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चार्ज जो है वो Q1 और जो Q2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम होगा 1.06 आई थिंक 1.60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 आपके पास कूलम, ये चार्ज आपके पास मौजूद है। अब ये तो चार्ज है, अब ना आपको जो है वो के की वैल्यू गिवन है ना चार्ज गिवन था, तो सारी चीज़ें आपने छोटी छोटी सी याद रखनी है कांस्टेंट की, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर सकें। ये आपके पास के की वैल्यू होती है 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन देखें हमें सारे कांस्टेंट याद थे तो हमने डेटा को इजीली बना लिया। अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद नहीं होंगी एग्जाम में तो आप डेटा नहीं बना सकेंगे, और जब डेटा नहीं बना सकेंगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F is equals to K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास चार्ज फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है। के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। Q1 है 1.60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। 1.60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 और जो इनका फासला है वो है 1 का स्क्वायर 1। तो 1 नीचे से ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाई 1.60 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाई 1.60 एक्सपोनेंट -19 आपके पास आ गया 2.304 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28। 2.304 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स आ गई कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज़ 1 मीटर। जब दोनों का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होगा। ये था आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट 11 का ए। अब पार्ट 11 का 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपके पास कंफ्यूजिंग सा है, बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे इसकी। अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। 100 जूल्स ऑफ हीट, 100 जूल्स की हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओहम्स रेजिस्टेंस। एक 4 ओहम का रेजिस्टेंस है जो कि 100 जूल्स की हीट प्रोड्यूस कर रहा है हर सेकेंड में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आपके पास न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, मगर थोड़ा सा आपको डेटा पे ध्यान देते हुए गिवन चीज़ों को लिखना है। देखिए भाई, हीट दी हुई है, एच से डिनोट करते हैं 100 जूल्स की, प्रोड्यूस कर रही है हर सेकंड में। तो टाइम देखें आपको गिवन है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है ईच सेकंड यानी 1 सेकंड। और रेजिस्टेंस कितनी है, वो है आपके पास 4 ओहम्स। आपने मालूम क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्टेज आपने करना है फाइंड आउट। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, सोल्यूशन करें तो अब हीट गिवन है तो हीट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपके पास हीट बराबर होते हैं यानी एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। अब एच गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, आई नहीं गिवन। तो हमें आई फाइंड आउट भी नहीं करना, हमें तो वी फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से यहाँ से आई फाइंड आउट कर लेंगे। और आई की हेल्प से हम जानते हैं वी इज़ इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला। तो हम इसकी हेल्प से यहाँ से वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं आई। तो ये आर टी यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो एच अपॉन आर टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच है 100, आर है 4, टाइम है 1 सेकेंड। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 आई आ जाएगा आपके पास यहाँ से 25। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सारी चीज़ें मेंशन किया कीजिएगा आप पेपर में। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड भी लिखेंगे। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल, आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 और एम्पेयर। ये आपके पास आ गया करंट। करंट की हेल्प से अब हम मालूम कर लेंगे वोल्टेज। आई है 5, आर है 4, तो वोल्टेज आ जाएगा 5 4 20 वोल्ट्स। सिंपल। आप इस न्यूमेरिकल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जिस तरह बुक में आपको कराया गया है। बुक में क्या करवाया गया है कि आई की जगह आपने यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी अपॉन आर आ जाएगी, वी अपॉन आर पुट कर देना है, तब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, यही आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से इस तरह करेंगे कि पहले ये फॉर्मूला लगाएं देन फिर ये, तब भी आपके पास न्यूमेरिकल का आंसर तो सेम आना है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, इनमें से दोनों मैथड में से जो है वो कोई भी जो है वो आंसर गलत नहीं ला के दे रहा, ना ही आपके पास रॉन्ग मैथड है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था पार्ट 11 का आपके पास बी पार्ट। अब आपके पास जस्ट 12 रह गया है रिमेनिंग, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें इस न्यूमेरिकल में भी आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, आपसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ, आपने साउंड मालूम करनी है एयर के अंदर जब आपके पास जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं, इसका भी डेटा बनाते हैं। इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपको बड़ा घुमा फिरा के जो है ना कुछ भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी टेम्परेचर दे सकते हैं और आपने जो है वो फाइंड आउट करना होगा जो वेलोसिटी है उसको। अब तमाम न्यूमेरिकल्स में आपके पास कुछ भी यहाँ पर टेम्परेचर हो, आपने जस्ट यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, जस्ट हमें गिवन है टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कितना गिवन है हमें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। ये सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको केल्विन में करना मस्ट है। तो केल्विन में करने के लिए हम 273 इसमें ऐड करेंगे, तो 50 + 273 आपके पास हो जाएगा 50 + 273 इज इक्वल्स टू 323 केल्विन। अब फॉर्मूला आपके पास एक ही है जिसको आपने तमाम के लिए फाइंड आउट करना है, बस जो टेम्परेचर गिवन है ना जस्ट आपको उसकी नीड है, बाकी सब आपके पास फॉर्मूले में ऑलरेडी वैल्यूज पुट हैं। तो वेलोसिटी बराबर होती है 331 मल्टीप्लाई बाय √, T/273। ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है कि जस्ट आपने क्या करना है, जो भी टेम्परेचर आपको गिवन है वो यहाँ पर आपने प्लेस करना है केल्विन में करने के बाद, देन फिर उसको इससे डिवाइड करके रूट लेना है, 331 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ जाएगी जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं जो है वो टेम्परेचर को पुट करती हूँ, V = 331 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 323, इसको 273 से डिवाइड करते हैं, तो 323 डिवाइडेड बाय 273 या क्या 1.183। अब इसका रूट आपने ले लेना है, ये आपके पास है कि 1.087, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 331 से, तो ये आ गया आपके पास 360.0 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे आपके पास साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो। अब इस तरह का आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, आपके पास 50 डिग्री आपके पास टेम्परेचर चेंज करके दिया जा सकता है, तो जस्ट आपने ये याद रखना है V = 331 मल्टीप्लाई बाय T/273 और टेम्परेचर को केल्विन में करना मस्ट है। अगर आपने केल्विन में नहीं किया आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, और इस तरह से आपने उसे, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A sample of AC-225 originally contained 8 exponent 24 nuclei। कह रहे हैं एक सैम्पल है AC-225, ये आपके पास एक नेम है, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना है हमने कहीं भी। ये आपके पास जो है वो कंटेन कर रहा है 8 एक्सपोनेंट 24 न्यूक्लाई। आफ्टर 960 आवर्स के बाद हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैम्पल रिमेन अनडिके, कितना सैम्पल होगा जो अनडिके हुआ रहेगा, और जो हाफ लाइफ है सैम्पल की वो है 10 डेज। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपके पास बुक में भी आपकी मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन डेटा, तो गिवन है आपको सबसे पहले सैम्पल का नेम गिवन है, तो इसको छोड़ दीजिए। आपके पास कितने हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो है n जो है वो आपके पास है ओरिजिनल
नंबर ऑफ न्यूक्लाई, ये है आपके पास n इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 न्यूक्लाई, और टाइम जो आपके पास गिवन है वो आपके पास है 960 आवर्स। आवर्स को हमें डेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो हाफ लाइफ 10 डेज़ के ही इक्वल है। तो जब हम इसे 960 को हमें करना होगा डिवाइडेड बाय, इसको हमें 24 से करना होगा, डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया 40 डेज़। और हाफ लाइफ आपके पास है लाइफ ऑफ सैंपल इज इक्वल्स टू 10 डेज़, हाफ लाइफ है 10 डेज़ के इक्वल। तो अब हमें पता करना है कि भाई कितनी हाफ लाइफ्स होंगी आपके पास 40 डेज़ में इसकी। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता करना होगा n। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता करने का फॉर्मूला है आपके पास टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। कि 40 डेज़ में उसकी भाई कितनी हाफ लाइफ होगी, तो टाइम इंटरवल जितना भी गिवन हो उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उतने में उसने जो है वो कितनी हाफ लाइफ्स गुजार ली होंगी। तो टाइम इंटरवल आपको गिवन है 40 और ये है आपके पास 10, तो ये आ गया आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 10 4, एन आपके पास आ गया सिंपल 4। अब तो आपके पास इजी सा फॉर्मूला है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई इज इक्वल्स टू 1/2 की एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई बाय, और मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना टोटल नंबर ऑफ n होगा आपके पास उससे। यहाँ से n आपने मालूम कर लिया, n है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 4, और जो कितना टोटल आपके पास अमाउंट गिवन है न्यूक्लाई का 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। तो आपने क्या करना है 1x डिवाइडेड बाई 2 की एक्सपोनेंट 4 मालूम करके मल्टीप्लाई कर लेना है 8 एक्सपोनेंट 24 से, तो ये आ गया 5 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। न्यूक्लाई जो है वो आपके पास क्या होंगे, रिमेनिंग होंगे। इस सिंपल से फॉर्मूलाज आपने याद रखने, इनसे जो है वो आपने एन आपको आना चाहिए फाइंड आउट करना। एन अगर आपके पास आ गया और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लाई गिवन है तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था आपके पास 12 का बी, देन लास्ट न्यूमेरिकल रह गया आपके पास 12 का सी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। आपने स्पीड ऑफ लाइट ग्लिसरीन में मालूम करनी है। इफ़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 1.47, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है 1.47। तो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, आपको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आपने मालूम करनी है, यानी वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, वी है स्पीड ऑफ लाइट ग्लिसरीन में, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास, इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इसको एन से शो करेंगे, ये है आपके पास 1.47। और बाकी आपको स्पीड ऑफ लाइट मालूम होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो होती है c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है। ये आपको अगर नहीं भी गिवन तो आपने यहाँ पर रखनी है। अब सोल्यूशन करें, फॉर्मूला आपको पता है, n इज इक्वल्स टू c ओवर v। ये आपके पास फॉर्मूला है, c स्पीड ऑफ लाइट, v वेलोसिटी, और
एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब आपने मालूम क्या करना है, वी मालूम करना है। वी वहाँ चला जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल्स टू सी ओवर एन। सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, एन है आपके पास 1.47। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 1.47 आपके पास आ गया 2। इसको साइंटिफिक में कर लेते हैं, 2.040 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट ग्लिसरीन में आपके पास इस स्पीड से ट्रैवल करेगी। सिंपल न्यूमेरिकल से आपके पास तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए और मेरी कोशिश थी कि इजी से करके आपको समझाऊं तमाम चीज़ें, ताकि आप जो है वो पेपर में इजीली अटैम्प्ट कर सकें। आपको ये नहीं कहा जाता इस पेपर की जैसे भाई एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, मगर इससे मिलते जुलते इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे। आपने इस पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। इस पेपर से भी आपके पास न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो है वो यही आ जाए, मे भी आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इससे रिलेट करते हुए आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे छोटी छोटी सी आपके पास चीज़ें सीरीज़ में तो हो सकता है पैरेलल में आ जाए। स्पीड ऑफ लाइट ग्लिसरीन की कही हुई है यहाँ पर, तो हो सकता है कोई और वर्ड यूज़ कर लिया जाए, रिफ्रैक्शन चेंज कर दी जाए। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपके पास चेंज होकर आ सकती हैं। ये था आपके पास फिज़िक्स का सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। सेक्शन सी में आपके पास काफ़ी सारे ब्रीफली क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिसमें आपने कुछ फार्मूलाज को भी ड्राइव करना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी लिखनी है। ये तमाम के तमाम आपने जो है वो याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन